जी IAS 38 हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटेंजिबल एसेट्स। कल इसकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर कराई थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट इनिशियल मेजरमेंट, कि आप इनिशियली इसको रिकग्नाइज करेंगे तो किस पे करेंगे, तो हमने कहा था कॉस्ट पे करना चाहिए। कॉस्ट के अंदर आपको मैंने बता दिया था क्या कुछ आ जाता था, आपका परचेज प्राइस आ जाती थी, ठीक है, परचेज प्राइस आ जाती थी आपकी। उसके बाद आपको मैंने कहा था इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ जाएंगे, और डिस्काउंट वगैरह अगर कोई मिला है तो उसमें से आप लेस कर देंगे। देन आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोगों ने थ्रू एक्सचेंज कोई एसेट एक्वायर किया तो फिर आपको मैंने उसके 3 रूल बता दिए थे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप नया एसेट रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट पे। अगर आपको ने कहा था एविडेंट हो कि जी नए एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा प्रूडेंट और रिलायबल है, तो फिर आपको ने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट पे रिकॉर्ड कीजिएगा। और थर्ड सिचुएशन में मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी एसेट की रिलायबल एस्टिमेट ऑफ फेयर वैल्यू नहीं हो रहा तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट पे किया करें, ठीक है। ये सेम वही आपको मैंने कहा था रूल है जो आपने IAS 16 में पढ़े थे। फिर मैंने आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताया, इसके भी वही 2 मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल और दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। कॉस्ट मॉडल में आप एसेट को लिखते थे एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में किस कीमत पे लिखते थे? रिवैल्यूड अमाउंट लेस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि जो थोड़ा सा फर्क आएगा विद इन IAS 16 एंड 38, आपको मैंने कहा था रीवैल्यूड अमाउंट मस्ट बी फेयर वैल्यू इन एक्टिव मार्केट, ठीक है। IAS 16 में ऐसे नहीं है, इधर है कि रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी होगी, इट मस्ट बी फेयर वैल्यू इन एक्टिव मार्केट। और आपको मैंने कहा था अगर किसी एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो स्टैंडर्ड कहता है उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगेगा। देन आपको मैंने कहा था कि अगर कभी इस तरह हो जाए कि एक क्लास ऑफ एसेट में कुछ एसेट्स की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती, किसी एक आधे की नहीं करती, तो जिनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है उनको रीवैल्यूड अमाउंट पे लो, लेकिन जिस किसी एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती उस पे कॉस्ट मॉडल लगेगा। तो ये रूल आप लोगों ने डिस्कस किए थे। लास्ट आपको मैंने यहां तक कवर करा दिया था, और बाद में आपको मैंने लाइफ्स के बारे में बता दिया था कि अगर डेफिनेट लाइफ हो तो मोर्टाइज करना है, अगर इनडेफिनेट लाइफ हो तो एनुअल रिव्यू ऑफ इंपेयरमेंट करना है, ठीक है। आज आपको मैंने कहा था इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है जो आप लोग कवर करेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स। अच्छा, तो अब सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं रिसर्च कॉस्ट्स, ठीक है, कि रिसर्च कॉस्ट्स क्या चीज होती है। अच्छा, कल मैंने इसकी डेफिनेशन आपको डिस्कस की थी कि रिसर्च कॉस्ट क्या होती है, कि कॉस्ट इनकर टू ऑब्टेन न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिसर्च। और आपको मैंने जब ये स्टैंडर्ड शुरू कराया था ना, तो मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड डिस्कस की थी कि 1979 में रोल्स रॉयस जो कंपनी है इसने रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा कॉस्ट इनकर की थी और इसको एसेट बुक करता रहा, लेकिन जब रिसर्च कंप्लीट हुई तो पता चला कि काम ही नहीं हो सकता। तब IAS 9 इंट्रोड्यूस हुआ था, उस IAS 9 का नाम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट था, ठीक है। तो उसने आपको इनकी ट्रीटमेंट बताई थी, सेम वही ट्रीटमेंट यहां पे स्विच होके आई है। तो रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च आपको मैंने कहा आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं कि कोई नया नॉलेज गेन कर जाएं। क्या जरूरी है जो आप रिसर्च करो सारी सक्सेसफुल हो? नहीं। इसका मतलब अगर सारी सक्सेसफुल नहीं होती तो कुछ से फायदा हो भी सकता है, कुछ से नहीं भी हो सकता। और एसेट की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है?
कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको आप पास्ट इवेंट की वजह से कंट्रोल कर रहे हो और उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आना हो। आज आप एक खर्चा कर रहे हैं, कंफर्म ही नहीं है इससे बेनिफिट मिलना है कि नहीं मिलना, तो क्या इसको एसेट शो कराना चाहिए? नहीं। तो स्टैंडर्ड ने हमें गाइड क्या किया कि जो रिसर्च कॉस्ट है तो वो कहते हैं कि इट वुड बी चार्ज टू एक्सपेंस। ठीक है, तो रिसर्च कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या किया करनी है, इसे आपने एक्सपेंस शो करा दिया करना है। किस पीरियड का एक्सपेंस? जिस साल इनकर करेंगे। मसलन इस साल मैंने 10 लाख खर्च किया, 10 लाख एक्सपेंस, अगले साल 2 लाख खर्च किया, 2 लाख एक्सपेंस। तो कह रहे जिस साल जितना रिसर्च पे खर्चा करोगे सारा एक्सपेंस आउट कीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ना डेवलपमेंट कॉस्ट की, डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज एप्लीकेशन ऑफ योर फैक्ट फाइंडिंग्स, कि जो भी आपने रिसर्च की उस रिसर्च को अप्लाई करने को आप लोग डेवलपमेंट कहते हैं। और ये आपने कहा था डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? रिसर्च के बाद, बट कॉमर्शियल प्रोडक्शन से पहले पहले। ठीक है, तो अब रिसर्च, मतलब जब रिसर्च की आपने कहा सक्सेसफुल है, हाँ जी हो सकता है, तो आपको ने कहा था इसका मतलब ये नहीं आपने कहा हाँ हो जाएगा और मैं मशीनरियां लगवा लूं और कल को काम ही ना हो। रिसर्च से लेके कमर्शियल प्रोडक्शन, स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको ने कहा कि स्टैंडर्ड ने कहा रिसर्च फेज के बाद डेवलपमेंट शुरू होगी और कमर्शियल प्रोडक्शन के स्टार्ट से पहले तक ये कंटिन्यू रहेगी। इस दौरान जितने भी एक्सपेंसेस आप इनकर करोगे वो होंगे डेवलपमेंट कॉस्ट। तो आपको मैंने जैसे शायद पहले भी डिस्कस किया कि देखें कई दफा इस तरह होता है, फर्ज करें अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि यार इसको सॉल्व करें, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और आप मुझे कहें यार ये तो आसान है हो जाएगा, लेकिन जब सॉल्व करना शुरू करें दरमियान में जाके फंस जाए। ठीक है, तो यानी कई दफा चीज बजाहिर देखने में लगती है हो जाएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकली करो तब समझ आती है कि हो सकती कि नहीं। तो इसलिए जब आपने रिसर्च की ना किसी चीज की और आपने मुझे कहा हाँ ये काम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फौरन कमर्शियल मशीनरियां लगवा लूं और आपको कहूं बनाओ और जब आप बनाएं तो आपको वो तो काम ही नहीं हो रहा, मेरा करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट किया हुआ जाया करा दें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप मुझे कहेंगे ना हाँ ये काम हो जाएगा, देन मैं आपको कहूंगा ठीक है थोड़े सैंपल तो बनाकर दिखाएं। अब उस सैंपल को बनाने पे जितना भी खर्चा आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके अंदर क्या कुछ आता है? इसमें आपके ब्लूप्रिंट्स आते हैं, प्रोटोटाइप्स आती हैं, पायलट प्लांट आता है, ठीक है, सैंपल की जो टेस्टिंग है वो आती है। तो ये सारी कॉस्ट इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड ने ना आपको लिस्ट दी है कि ये एग्जांपल है रिसर्च की, ये एग्जांपल है डेवलपमेंट की। आई कैप ने ना आपके स्टडी टेक्स्ट में एज इट इज कॉपी की हुई है, ये इसने बुक वाले ने भी की हुई है, पास पेपर वाले ने। तो बेशक आप यहां से देखना चाहते हैं यहां से देख लें, स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना चाहते हैं एक दफा लिस्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको मेन चीजें बता दी कि इसके अंदर क्या कुछ आ जाएगा। आपको मैंने कहा प्रोटोटाइप्स, ब्लूप्रिंट्स, पायलट प्लांट्स, टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, पायलट प्लांट मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था, क्या मतलब होता है पायलट प्लांट का? हाँ, एग्जिस्टिंग प्लांट में कुछ इस तरह मॉडिफिकेशन की जाए कि सैंपल के तौर पे तो यूनिट तैयार हो जाएं बट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सूटेबल ना हो। अब देखें होगा क्या कि आप लोगों ने मुझे रिसर्च वर्क करके कहा कि हाँ ये काम हो जाएगा। जैसे कि मैं बेसिक्स एग्जांपल दे देता हूं, फर्ज करें आज आप देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे होते हैं। मैंने प्लान किया कि कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल मैं डेवलप करूं
जो तमाम हाउस होल्ड अप्लायंसेस को कंट्रोल कर जाए। तो अब ये तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया ना, क्या जरूरी है मेरे ज़हन में आइडिया है तो सक्सेसफुल भी हो, वाकई ऐसी चीज बन जाए? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, रेलिवेंट एक्सपर्ट्स को हायर करूंगा, उनसे कंसल्ट करूंगा कि यार मैं एक ऐसा रिमोट बनाना चाहता हूं जो तमाम हाउस होल्ड अप्लायंसेस को कंट्रोल करे। अब उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, आप हमें 5 लाख रुपए देंगे, हम रिसर्च करके बताते हैं ऐसी कोई चीज बन भी सकती है या नहीं। फर्ज करें मैंने उनको 5 लाख दिया, उन्होंने अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दिया। कोई साल 6 महीने लगाने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी बन जाएगा। क्या उनका इतना कहना हाँ जी बन जाएगा सफिशिएंट है मेरे लिए? नहीं। मैं उन्हें कहूंगा ठीक है अब आप बनाकर दिखाओ। जब उन्होंने कहा ना बन जाएगा, यहां पे रिसर्च खत्म होगी। अब जब मैंने कहा सैंपल बनाकर दिखाओ, यहां से डेवलपमेंट शुरू हुई। अब फर्ज करें बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, मैं क्या करूंगा, उन्हें मैं कहूंगा यार ये जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीनरी है ना इसको यूज करो। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोसेस के लिए तो ये यूज हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए वो इस मशीनरी से नहीं हो सकती। मैं उन्हें कहूंगा कि यार अगर किसी और के पास मशीनरी अवेलेबल है वो काम आप उससे करा लो पैसे देके, और अगर नहीं है तो आप देख लो मेरी पुरानी मशीनरी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा लो। तो ये जो पुरानी मशीनरी में मॉडिफिकेशन कराकर आप एक प्लांट डेवलप कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए, सैंपल बनाने के लिए, इसको हम नाम देते हैं पायलट प्लांट। ठीक है, तो ये जो मेरा खर्च है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट। फर्ज करें आप लोगों ने किसी ना किसी तरह करके सैंपल बना दिया और आपने कहा ये देखें जी सैंपल बन गया, चेक करें। जब मैंने उसको ऑपरेट किया वाकई तमाम हाउस होल्ड अप्लायंसेस कंट्रोल हो रही थी। अब यहां पे आके मैं कहूंगा हाँ यार ये ठीक बन गया है, मतलब यहां पे आके मेरी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूंगा यार बताओ इसके लिए कौन कौन सी मशीनरी चाहिए ताकि मैं वो प्लांट लगाऊं और इसकी प्रोडक्शन शुरू करें। तो यहां पे आके ना हमारी डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। जब डेवलपमेंट एक दफा सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद आगे आपका कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए जो प्लांट लगना है उस पर 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, वो एक अलग काम है, बट डेवलपमेंट खत्म हो चुकी। तो ये डेवलपमेंट जो है आपको मैंने कहा है कि कई दफा जब आप सैंपल बनाएंगे वाकई वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कई दफा ये भी तो हो सकता है ना सैंपल बना के आप कहने जी ये तो चल ही नहीं रहा। इसका मतलब डेवलपमेंट सक्सेसफुल भी हो सकती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने आपको क्या कहा, उसने इसके लिए गाइड किया कि इट could be capitalized subject to some conditions. क्या मतलब होता है कैपिटलाइज? हाँ, कैपिटलाइज का मतलब एसेट बना लेना। ठीक है, तो कहते हैं इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, इसको एसेट बना सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कंडीशंस है, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहले कभी जब आपका पेपर ओपन बुक नहीं होता था तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता था वो जरा कंडीशनें तो बताओ क्या होती हैं, आपको वो लिस्ट लिखनी पड़ती थी। अब क्योंकि ओपन बुक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए वहां से देख के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पैरा 52 से मेरे ख्याल 65 के दौरान ये सारी डिस्कशन उसने की हुई है। तो एग्जैक्ट मुझे सब पैरा नंबर इसका याद नहीं, लेकिन बहरहाल 52 से ऑनवर्ड थे इसके। तो स्टैंडर्ड ने कहा वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाएं तो कैपिटलाइज करना। नाउ द इशू इज वो कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो वो कंडीशंस मैं थोड़ा ना सिंपल वर्डिंग में लिखने लगा हूं। एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से अपने देख सकते हैं। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1, अवेलेबिलिटी of financial and technical resources.
ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज। देखिए, अभी मैं बार बार आपको फिर कह रहा हूं कि जी एसेट की डेफिनेशन क्या है। तो एसेट की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको पास्ट इवेंट की जैसे कंट्रोल कर रहे हैं और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आना हो। आप लोगों ने मुझे कहा कि जी रिसर्च मैंने कर ली, सक्सेसफुल है, डेवलपमेंट मैंने करना शुरू कर दी है, 5 लाख रुपया खर्च कर चुका हूं, अभी 10 लाख और खर्च होना है, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्या ये डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी? अगर पूरी नहीं होगी तो कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आना शुरू हो जाएगा? तो जब इससे फायदा ही नहीं आना, ये तो एसेट की डेफिनेशन ही नहीं पूरी कर रहा, तो स्टैंडर्ड ने कहा फिर इसको एसेट ना बनाना। अच्छा, एक चीज याद रखें, ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं, उसने कहा हुआ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोई एक नहीं, सारी। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूं ना, मैं सिर्फ एक एक की बात ही कर रहा हूं, लेकिन ये पेपर में आपने सारी देखनी है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप वो काम पूरा नहीं कर सकते, तो फिर उस इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो नहीं आना, तो इसलिए फिर आपको फायदा नहीं है। कह रहे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेस, के टेक्निकल रिसोर्सेज, उसके लिए जो टेक्नीशियन चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, और माइट भी जो मटेरियल चाहिए, क्या वो आप लोगों के पास अवेलेबल है? जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एटॉमिक बॉम्ब की बात करूं, क्या प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, कई कंट्रीज ने बनाया हुआ है। अब अगर मैं किसी अदर कंट्री की बात करूं जो भी एटॉमिक यानी जिसका एक्सपर्टीज नहीं है, फर्ज करें उनके साइंटिस्ट ने रिसर्च कर ली, उन्होंने कहा जी बॉम्ब तो हम भी बना सकते हैं, उस गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे भी हैं, लेकिन अगर उसको रिसोर्सेज जो यूरेनियम वगैरह जो अदर मटेरियल चाहिए, अगर उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो बना जाएगा? नहीं। या अब वो मुझे कहते हैं कि जी इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो साइंटिस्ट चाहिए, वो वाली एक्सपर्टीज हमारी नहीं है, तो क्या वो इसको बना जाएंगे? नहीं। तो एक चीज जब आप बना ही नहीं सकते, रिसोर्स ही नहीं है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो तो नहीं आना। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप इसको एसेट बुक ना करो। ठीक है, तो उसने कहा कि आपके पास फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देन इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू कंप्लीट क्या मतलब इसका? इंटेंशन है कि आपने आपकी इंटेंशन भी वो पूरी करने की। मतलब देखें, आपको मैं कहता हूं यार 15 लाख में लगा चुका हूं, 10 लाख और लगना है, पैसे भी हैं मेरे पास, लेकिन मैंने पूरा नहीं करना। तो जब मैंने पूरा नहीं करना, तो क्या इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आ जाएगा? नहीं। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर ना इसको एसेट बुक करो। देन रिलायबल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट। आपने एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है ना? उसमें आप लोगों ने कहा था रिलायबल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। आपको मैं कहता हूं यार डेवलपमेंट पे खर्चा किया, लेकिन पता कोई नहीं कितना कर दिए। अब मैं आपको को अंदाजे से 5 लाख लिख लो, 10 लाख लिख लो, तो चांसेस है ना शायद कहीं एसेट ओवरस्टेट ही ना करा बैठूं। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर रिलायबल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट नहीं है तो ना एसेट बुक करो इसको। How revenue from the development would be generated?
कहते हैं इस डेवलपमेंट से रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ये तो बताएं। देखिए, आपको जैसे मैंने भी कंट्रोल की एग्जांपल दी, मैंने कंट्रोल डेवलप किया या डेवलप करने जा रहा हूं, कहता आपको यह पता होना चाहिए इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। देखिए, एक पॉसिबिलिटी, मैं वो फॉर्मूला किसी को बेच दूं और उसे मैं कहूं यार अब खुद बना के बेचो। दूसरा, उस फॉर्मूले को मैं यूज करके कंट्रोल प्रोड्यूस करूं, देन कंट्रोल्स को बेचूं। मतलब एक, मैं अपनी रिसर्च किसी को बेच डालूं कि यार तुम यूज करो इसको। दूसरा, उसको मैं इस्तेमाल करके चीजें बनाऊं, देन चीजें बेचूं। कह रहे आपको उसका पैटर्न ऑफ रेवेन्यू जनरेशन पता होना चाहिए कि किस तरह ये रेवेन्यू जनरेट करेगा। मतलब क्या उसको आप बेच के रेवेन्यू जनरेट कर लोगे या उसको इस्तेमाल करके चीजें बना बना के बेच के रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो कहते हैं ये चीज भी आपको इसमें पता होनी चाहिए। देन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट। कहता है मार्केट एग्जिस्ट करती हो किस चीज की, कहता है या उस फॉर्मूले की या उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जो चीजें बनानी है उन चीजों की। फर्ज करें मैंने अभी जैसे कहा कंट्रोल बनाना है, मैंने कंट्रोल बनाया, मैंने आपको कहा यार इसको कंट्रोल को बेच के मैं बेनिफिट जनरेट करूंगा। मैं कंट्रोल बना के मार्केट में ले आया, कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो क्या बेनिफिट का फ्लो आना शुरू हो जाएगा? नहीं। तो स्टैंडर्ड कहते हैं ये अगर कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं तो फिर आप लोग इसको कैपिटलाइज करो, लेकिन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सिंपल लफ्जों में लिखवाई है, आप उधर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा उसने लिखा होगा, पर बातें यही हैं सारी। तो जब ये आपकी 4-5 कंडीशंस हैं, ये अगर फुलफिल हो जाएं तो आप इसको कैपिटलाइज कीजिएगा, नहीं होती तो एक्सपेंस शो कराइएगा। अब फर्ज करें पेपर में जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने कहा कि जी मैंने 5 लाख रुपया खर्च किया और मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? हाँ जी, एक्सपेंस आउट करें, है तो रिसर्च के खर्चा ना। फिर वो कहते हैं 3 लाख मैंने खर्च किया लेकिन डेवलपमेंट की कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो ये भी एक्सपेंस बन जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा यार मैंने 2 लाख और खर्च किया लेकिन अब क्राइटेरिया पूरा हो गया, 2 लाख, तो ये 2 लाख कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम से। आपने देखा होगा कई दफा ना उन्होंने लिखा होता है इस तरह करके R&D, ठीक है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रिसर्च एक्चुअली हमने एक्सपेंस शो करानी होती है, डेवलपमेंट का अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो कैपिटलाइज हो सकती है। ठीक है, तो वो उसने आपको इसके अंदर बताया हुआ है कि ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो कैपिटलाइज कीजिएगा। और आपको मैंने उस दिन रेफरेंस दिया था स्टैंडर्ड का कि उसने कहा कि कॉस्ट चार्ज टू एक्सपेंस विल नेवर बी रिवर्स। ठीक है,
जी, तो आपको मैंने कहा कि पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी टाइप के आ जाते हैं कि उसने खर्चा दिया होता है, बताया होता है फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक मेरी रिसर्च चली, फिर फ़लाँ तारीख पर रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, फिर मैंने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, फ़लाँ तारीख को टेक्निकली पॉसिबल हो गया, डेवलपमेंट हो सकती, फिर मेरा मज़ीद इतना खर्चा आया। तो वो आपसे ट्रीटमेंट्स पूछता है अबाउट द कॉस्ट। तो रूल आपके ये चलेंगे कि अगर रिसर्च कॉस्ट है तो एक्सपेंस, डेवलपमेंट कॉस्ट है अगर क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन फुलफिल नहीं हुआ तो एक्सपेंस, और जिस दिन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया उस दिन कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर डेवलपमेंट इसी साल में हमने स्टार्ट की, हाँ जी। और वो जाके अगले साल में हम कंप्लीट, तो हम अगले साल में उसको एसेट का पार्ट, इस साल जितना खर्चा हुआ ईयर एंड तक, आप देखो क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन फुलफिल हुआ था कि नहीं। अगर इस साल के एंड तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो वो एक्सपेंस शो करा दो। अगले साल जिस वक्त क्राइटेरिया फुलफिल हुआ वहां से ऑनवर्ड का जो खर्चा है वो कैपिटलाइज होगा। ठीक जी। कंटिन्यूएशन में मतलब आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हो और एक ईयर से ज्यादा हो गया आपको। हाँ जी। तो एक ईयर से हो गए और कंडीशंस फुलफिल ऑब्वियसली नहीं हो रही। हाँ जी। तो उस टाइम में उसको नहीं करते। नहीं, उस वक्त एक्सपेंस, लेकिन कई दफा होता है कंडीशंस फुलफिल हो गई है बट स्टिल इट रिक्वायर फर्दर टाइम टू कंप्लीट। तो जिस दिन कंडीशन फुलफिल हो गई, फर्ज करें आपको मैं कहता हूं दिसंबर के महीने में जाके कंडीशन फुलफिल हो गई थी, तो दिसंबर की आप कैपिटलाइज करो, उससे पिछली वाली सारी एक्सपेंस। आगे जब जनवरी आएगा, जनवरी से मार्च तक आपको मैंने कहा प्री डेवलपमेंट चली, उन 3 महीने की कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने क्राइटेरियाज बताए हैं, आपको याद होगा कल मैंने इनिशियल मेजरमेंट बताई थी, किस पे करते होते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन आपका ने कहा था इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक परचेज करो, कंसीडरेशन कैश में दे दो, तो वो तो आपको ने कहा ना परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज माइनस डिस्काउंट। सेकंड आपको ने कहा था कि आप बार्टर ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ एसेट कर लो, फिर मैंने उसके रूल लिखवा दिए। ठीक है। फिर आपका ने कहा था इंटरनली जनरेट कर लो, लेकिन इंटरनली जनरेटेड के लिए आपका ने कहा था स्टैंडर्ड ने कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रूल अप्लाई होंगे। एक्चुअली स्टैंडर्ड ने वर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कहा, उसने ना इनके पैराग्राफ के नंबर दिए हैं, फ्रॉम दिस पैरा टू दिस पैरा ये कंडीशन अप्लाई होंगी, वो पैरा ये हैं। ठीक है। इसका मतलब अगर आप इंटरनली कोई ऐसे डेवलप कर रहे हो, मतलब फर्ज करें मैं कहता हूं मैं सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहा हूं, सॉफ्टवेयर के लिए भी तो पहले फिजिबिलिटी बनेगी ना। फिजिबिलिटी जो होती है रिसर्च होती है, डेवलपमेंट रिसर्च होती है, क्योंकि फिजिबिलिटी आप बना रहे हो, माइट भी पॉसिबल हो, काम माइट भी ना हो, पेपर वर्क है ना, तो ये रिसर्च होती है। अच्छा, आपके पेपर में एक दफा एग्जामिनर ने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यूज किया अप्लाइड रिसर्च। उसने कहा बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी। अब आपको मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी, एप्लीकेशन ऑफ योर फैक्ट फाइंडिंग। अब कई स्टूडेंट ने अंदाजा लगाया कि यार वो एप्लीकेशन होती है, अप्लाइड रिसर्च कह रहा है तो उसको डेवलपमेंट है। अप्लाइड रिसर्च भी रिसर्च ही होती है। ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च आपकी रिसर्च होती है। अच्छा, इवन कई दफा ना, अच्छा आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा डेटा का बारे में। डेटा और इंफॉर्मेशन में से क्या फर्क होता था? इंफॉर्मेशन जो मतलब स्कैटर फॉर्म होती है तो उसको जब हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसको डेटा कहते हैं। जी। और किसी के ध्यान में कुछ? जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं उन्हें डेटा कहा जाता है। उनको प्रोसेस करके मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक है। अच्छा, डेटा आप लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट गैदरिंग भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट गैदरिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट डेटा का मतलब होता है आप अपने तौर पे खुद डेटा कलेक्ट करो। ठीक है। इनडायरेक्ट डेटा का क्या मतलब होता था? किसी ने ऑलरेडी करके रखा, आप वहां से जाके इंफॉर्मेशन ले आओ। तो ये जो होता है ना परचेज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट डेटा होता है। और ये कहां पे यूज होना होता है? रिसर्च के अंदर यूज होना होता है। तो रिसर्च कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट होती है?
Expensive. एक्सपेंस आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी वो पेपर में डाल देना कि कॉस्ट इनकर्ड टू obtain टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, तो ये आप लोगों का रिसर्च होता है, डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैं बता रहा था कि जब मैंने आपको कल इनिशियल रिकग्निशन बताई तो मैंने आपको कहा कि जी आप फॉर कैश भी खरीद सकते हो, बार्टर ट्रांजैक्शन के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हो, इंटरनली भी जनरेट कर सकते हो। तो इंटरनली जनरेटेड के ऊपर ना यही रूल लगाइएगा। अच्छा, कौन सी कल मैंने दो चीज आपको बताई थी जो इंटरनली जनरेटेड हो बट रिकॉर्ड ना करना? इंटरनली जनरेटेड गुडविल एक हो गया, दूसरा ब्रांड। हाँ जी, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, इसको भी स्टैंडर्ड ने मना किया कि इसको एसेट ना बुक करना, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई है तो फिर वो ये रूल लगेंगे, ये रूल फुलफिल हो जाए कैपिटलाइजेशन के दो एसेट, वरना वो भी एक्सपेंस। अच्छा, उसके बाद एक चीज अब लिखें आप लोग, ट्रीटमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ partly completed research and development costs. Treatment of acquisition of partly completed research and development cost. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कोई ऑलरेडी किसी रिसर्च की हुई है, आगे वाले वो आपको बेस्ड है। हाँ, यानी उसने रिसर्च या डेवलपमेंट किए लेकिन क्या है वो पार्टली कंप्लीटेड, अभी पूरी नहीं हुई भी, और आप उसको एक्वायर करने जा रहे हो। ये आमतौर पे ना ज्यादा मसला वैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन में बनता है, ठीक है, लेकिन वैसे भी कई दफा हो जाता है। फर्स्ट करें आप लोगों ने रिसर्च की, अभी आदि की, मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा, मैंने आप लोगों का कि यार जो भी आपने काम कर लिया दैट्स ऑल, आप ये मुझे बेच दो, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। तो अब आप लोगों ने पार्टली कंप्लीट रिसर्च की हुई थी और मैं आपको पैसे देके खरीद रहा हूं, उसे हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च कॉस्ट या पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च। जी बताएं क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए इसके से? रीजन सर क्योंकि अभी कंप्लीट में पता तो नहीं है क्या आगे जाके इसमें। अच्छा, वैसे इधर क्या रीजन क्या पड़ी थी, क्यों नहीं इसको एसेट बनाते? सक्सेसफुल होने के चांसेस, हाँ, कि कंफर्म नहीं होता ना, सक्सेसफुल हो, फ्रूटफुल रिजल्ट आए ना आए। स्टैंडर्ड एक है कि अगर आप पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च एक्वायर करने जा रहे हो, खरीद रहे हो, तो कह रहा है कोई फायदा नजर आ रहा है तो खरीद रहे हो ना, ठीक है। हाँ जी, वो तो बात का मसला है ना, अभी आपको कोई फायदा नजर आया तो आप खरीदनी शुरू हुए, वरना आपको फायदा नजर ना आए तो आप किसी की कोई चीज खरीदते हैं नहीं। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, कहता अगर आप किसी की पार्टली कंप्लीट रिसर्च खरीद रहे हो ना, तो इसका मतलब आपको नजर आ रहा था इधर से कोई फायदा होना है, फायदा नजर ना आए तो फिर आप करते भी नहीं। फर्ज करें आपने आधी रिसर्च कर ली, बाकी मेरे पास टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, मुझे पता यार इसके बाद मैं पूरी करा जाऊंगा, मैंने आपको कहा कि आप बस आप मुझे बेच दें, बाकी मैं जानूं मेरा काम जाने, और मैं उसको खुद कंप्लीट करा लूं। तो स्टैंडर्ड कहता है जब आप कभी पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च किसी से खरीदते हैं तो इसका मतलब आपको इससे इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो नजर आ रहा था तभी खरीदा है। तो अगर इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो नजर आ रहा था तो फिर क्या करना चाहिए, एसेट बना लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसके लिए आपको क्या बताया, कह रहे कॉस्ट incurred to acquire partly completed research and development
would be capitalized. बाद में पता चलेगा। वो बात का मसला ना, उसको भी बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड ने आपको क्या कहा कि जब आप पैसे खर्च करके किसी की रिसर्च खरीदोगे या किसी की पार्टली कंप्लीटेड डेवलपमेंट खरीदोगे तो उसको एसेट बनाना। रीज़न मैंने आपको बता दी, वो कहता खरीदते तभी है जब आपको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। तो फ़ायदा आना इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो होना तो एसेट की डेफिनेशन पूरी होती है। ठीक है, अब मसला है इसके बाद का, उस बंदे ने आधी रिसर्च की थी, अब बाकी आधी तो मैंने करनी है, तो इसका मतलब अब इसको पार्टली कंप्लीट तो नहीं सारी उम्र रहने देना ना, अब इसके ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होने हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कह रहे कि subsequent costs to be incurred to complete research would be charged to expense। जी स्कूल पे कैपिटलाइज करना था। देखिए, वो कहता है कि अब जो रिसर्च कर रहे हैं अब आप खुद कर रहे हो तो कंफर्म तो नहीं है कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो होना है, तो कह रहे हैं इसको आप लोगों ने एक्सपेंस शो कराना है। जब किसी से खरीदी तो कह रहे उधर कोई फायदा नजर आया था तो खरीदी है, इसलिए उसको तो बुक कर लो, लेकिन अब जो आप खुद खर्चा कर रहे हो उसको कंप्लीट करने पे इसकी तो श्योरिटी नहीं है कि सक्सेसफुल हो, इसलिए कहते हैं इसको एक्सपेंस शो कराओ। अच्छा, कई स्टूडेंट के ज़हन में ना पॉइंट आता है तो जो पहली कैपिटलाइज कर ली, कल को ना रिसर्च सक्सेसफुल हुई, तो ये आप इस वक्त किस चीज की बात कर रहे हो? कल इसके बारे में मैंने कोई हिंट दिया था आपको, क्या करते हैं इसको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो इंटेंजिबल एसेट ही ना। हाँ, इसका एनुअल रिव्यू ऑफ इंपेयरमेंट करते हैं, तो जैसे ही ईयर एंड आएगा मैं इसके इंपेयरमेंट का टेस्ट करूंगा, पता चला जी अनसक्सेसफुल, एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये इसमें इशू आता है, उसी का एक टेस्ट होगा ना, जो तो एक्सपेंस में चला गया उसकी तो एसेट की कैरिंग अमाउंट ही कोई नहीं है। तो उसमें जब लाइक सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो तुम्हारी ऑलरेडी एक्सपेंस ही रहेगी, इसमें तो एक्सपेंस ही रहना है ना। ऊपर वाली पहले से एसेट पड़ी हुई है, तो उसकी क्या अमोर्टाइजेशन होगी। यहां तक समझ आ गया? ये कौन से चीज को कंप्लीट कर रहे थे आप? रिसर्च को। अच्छा, अब डेवलपमेंट भी तो हो सकती है ना, कि डेवलपमेंट तो कह रहा है कि सब्सिक्वेंट costs to be incurred to complete development would be capitalized subject to conditions। बेशक सम कंडीशन लिखें। अदरवाइज it would be charged to expense। ठीक है, अब डेवलपमेंट के लिए वो आपको क्या कह रहे हैं? कह रहे कि जो आप लोगों ने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने पे खर्चा किया, अगर तो क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन फुलफिल हो रहा था तो आप इसको कैपिटलाइज कर लो, वरना इसको एक्सपेंस शो करा दो। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, ये इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? कब इंपेयरमेंट लॉस निकलता है? जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए। तो अगर आप स्टैंडर्ड ओरिजिनल पढ़े ना
तो उसने आपको कहा हुआ है डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करते वक्त ख्याल रखना इतनी ज्यादा ना कैपिटलाइज कर जाना कि रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए। ठीक है, दोबारा आप सुन लें। आपका कहने का स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि जब डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो तो इस चीज का ख्याल रखना इतनी ज्यादा ना कैपिटलाइज कर लेना कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए। मसलन आपको मैं कहता हूं यार डेवलपमेंट के ऊपर क्राइटेरिया ऑफ रिकग्निशन फुलफिल हो गया और मेरा डेवलपमेंट के ऊपर 10 लाख का खर्चा आया, अगर खाली इतनी इंफॉर्मेशन दूं तो क्या करना चाहिए? आपको कहा है कि क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन फुलफिल हो गया और मैंने 10 लाख डेवलपमेंट पे खर्च किया, तो 10 लाख कैपिटलाइज कर देना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको कहता हूं कि यार इससे जो बेनिफिट रिकवर होना है, इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो तो 9 लाख है। तो स्टैंडर्ड कहता है बस फिर 9 लाख की एसेट बुक करना, 10 ना कर लेना। होगा क्या, मैं 10 एसेट बनाऊं साथ ही आपको जी 1 लाख का लॉस हो गया, तो कहता फिर लिखो ही 9 लाख, क्या जरूरत है डबल काम करने की। हाँ, मतलब आप 9 लाख कैपिटलाइज करें, बाकी एक्सपेंस, जो चीज कैपिटलाइज नहीं होती वो एक्सपेंस में जाती है। डेबिट चीजें दो ही होती है ना, या एक्सपेंस या एसेट। एसेट ही बनी तो एक्सपेंस गई। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ने एक बाकायदा एक सेंटेंस ऐड किया हुआ है कि जब आप डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो तो ख्याल रखें एसेट की रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड ना करे वो। ठीक है, तो ये है इसकी ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अब कहीं एग्जामिनर एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि क्या कभी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है या नहीं हो सकती, कब? रिसर्च को, सॉरी, हाँ, रिसर्च कॉस्ट हो सकती है कब? हाँ, जब एक्विजिशन ऑफ पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च हो। हाँ, देखिए ना, इसका मतलब आपने जो खरीदी तो वो कैपिटलाइज, वो एक्चुअली अगर आपने उसने रिसर्च कर चुका और डेवलपमेंट कर और आपने खरीदी तो वो सारी कॉस्ट ही डेवलपमेंट बन जाती है ना आपके लिए। तो वो एसेट ही है ना कि आपने जो पूरे का एसेट खरीदा। मतलब अगर आपने सिर्फ रिसर्च की है, आपने उस पे कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं भेज की और आप किसी को अपना फार्मूला भेज दो, हाँ, तो इसका मतलब अगर आपने उसको फार्मूला बेच दिया फॉर एग्जांपल, तो वो रिसर्च आपके लिए तो रिसर्च थी, उसके लिए वो एसेट ही है। ठीक है, लेकिन अब उसको मजीद कंप्लीट करने का उसका कोई खर्चा नहीं होना। तो सर लेकिन जब हम बेच रहे हैं, हमने जो इनकम एक्सपेंस इंक्लूड कर लिया ना, तो हम गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वो आपका रेवेन्यू शो हो जाएगा ना कि मैंने फार्मूले बेच दिया। तो ये इसलिए ना आपको इसमें ट्रीटमेंट बताई है। आपके पेपर में मैंने आपको कहा था पहले कभी इसका क्वेश्चन आता होता था कि लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस देके कहता था बताओ क्या करना है, तो हम चेक करते थे रिसर्च रिलेटेड है तो एक्सपेंस, डेवलपमेंट रिलेटेड और क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो एसेट वरना एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरह का काम हम इसके अंदर किया करते थे। आजकल जो क्वेश्चन आता है आपको मैंने कहा था वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड आता है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो स्टैंडर्ड ने नेक्स्ट चीज आपको बताई थी ना, वो सेम हुई थी, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो तुम्हारे टैक्सी वाले अंकल तो नहीं आ गए? अच्छा जी, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, इसको बस आज कर लेते हैं, डिस्क्लोजर इसके मैं कल ही लिखवाऊंगा। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल में स्टैंडर्ड कहता है जब किसी एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो टर्मिनेट हो जाए, उससे मजीद फायदा नहीं पहुंचना, तो उसको डी रिकग्नाइज कर दो, डिस्पोजल उसका कर दो। और डिस्पोजल पे जो भी गेन या लॉस होगा वो कहाँ लेके जाते हैं? एसोसीआई में ले जाते हैं ना। IAS 16 में यही पढ़ा था, इधर भी वही है। तो आपको कहते हैं कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल would be charged to SOCR।
ठीक है, यहाँ तक इसको रहने देते हैं। कल इसके पहले तो मैं डिस्क्लोजर आपको कराऊंगा और उसके बाद कल ही इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पास पेपर वाली बुक लेके आइएगा। थैंक यू।